हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम जो 17 मार्च को आयोजित होने वाला है। और उसमें हम लोग दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर कर रहे हैं जिसकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चलाए जा रहे हैं दृष्टि कोचिंग की तरफ से। तो वही टेस्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 5 टेस्ट पेपर कर लिए हैं। जिसमें जो 5 नंबर का टेस्ट पेपर था वो आपका इकोनॉमिक्स का था। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी को, साइंस को, साथ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर कर लिया था। लेकिन आज का जो टेस्ट पेपर वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये आपका स्पेशली उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, यानी यूपी स्पेशल से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। फिर चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर आपका बेसिक स्टैटिक जो पोर्शन होता है यूपी का, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। और इसी के साथ ध्येय आईएएस के भी टेस्ट सीरीज निशु मैम के द्वारा कराए जा रहे हैं जिसमें 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। 4 टेस्ट पेपर डेली ही उसके टेस्ट पेपर आते हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और इनकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है आपको टेस्ट सीरीज की। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। और पहला हमारा जो प्रश्न होगा, आप यहां पे देखोगे कि कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे और बाकी यूपी स्पेशल के। और यहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर आपके सामने विजुअल हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली हिंदी में। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो साथ में क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके आंसर को समझ सकते हैं और साथ में उसकी पीडीएफ को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि छिपकली की एक नई प्रजाति जिसको साइटेडोक्लाइटस वेरेंटेसिस नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर पाई गई है दोस्तों? तो ये पाई गई है आपके मिजोरम में। और ये प्रश्न अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो इसे भारत को चुना गया। और ये सारे टॉपिक जो है आप करंट अफेयर्स को जो देख रहे हैं, ये मैक्सिमम टॉपिक यानी कि लगभग 95% टॉपिक्स मैंने जो है कि करंट अफेयर्स सीरीज में कंप्लीट करा है, जो आपकी ई दृष्टि और घटनासार पर आधारित थी पूरी की पूरी 100 नोट्स में। उसे आप देख सकते हो जो कि आपके प्लेलिस्ट में है और यूपी पीसीएस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ थर्मल पावर स्टेशन दिए हुए हैं और उनके स्थान है यूपी स्पेशल, जो कि आपको मिलान करना है। तो देखिए कैसे मिलान करेंगे। अगर आपने कुछ लोकेशन के बारे में जाना होगा तो जैसे आपने सुना होगा अनपरा के बारे में, ठीक है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन ये आपका सोनभद्र में। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में है। मेजा थर्मल पावर स्टेशन ये मिर्जापुर और प्रयागराज की रोड पर है। इट मीन कि प्रयागराज और मिर्जापुर के बॉर्डर पे है, ठीक है। आता लेकिन प्रयागराज में है। और ऊंचाहार की बात करेंगे तो ये रायबरेली में है। और ये सभी के सभी थर्मल पावर स्टेशन है और ये चारों इसके सही मिलान है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण यानी कि कह सकते हो नसबंदी और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भूटान है। ये भी मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया? हरित ऊर्जा पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्थल बन गया है। तो सौर मंदिर महाबलीपुरम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो सौर मंदिर महाबलीपुरम का है ये आपके तमिलनाडु राज्य में आता है। कहां पर आता है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ बनाने की मंजूरी दी है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दी गई है मंजूरी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या बना रहा है, एक यहाँ पर जो है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम बाघ का संरक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार की बाघ सुरक्षा बल तैयार कर रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर अब बाघों का संरक्षण थोड़ा अच्छी तरीके से हो सकेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी जो हाल ही में लेटेस्ट बन रहा है 54 नंबर का, भारत का कौन सा बनेगा? ये 54वां टाइगर रिजर्व बनेगा। और ये आपके एमपी में बनाया जा रहा है और एमपी में ये 7वें नंबर पे आएगा। इसके साथ ही एमपी सबसे अधिक जो है कि टाइगर रिजर्व यहां पर देखने को मिलेंगे आपको 7 नंबर पे। अब हम चलते हैं, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि 53 नंबर का कौन सा है तो उसका भी नाम जो है कि क्या हो जाएगा? रानीपुर, उत्तर प्रदेश जो चित्रकूट में है। और 55 नंबर का अभी लेटेस्ट एक बन गया फिर से 54 के बाद 55। अगर मैं 55 की बात कर रहा हूं तो राजस्थान में करौली टाइगर, ध्यान देना इस बात को करेक्ट कर लेना, करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर में बन रहा है। तो आपने देखा 53 नंबर पे कौन था? रानीपुर उत्तर प्रदेश चित्रकूट का। 54 नंबर पे वीरांगना दुर्गावती एमपी का और 55 नंबर पे करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर राजस्थान का। तो 53, 54, 55 याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किस बीमारी से निपटने के लिए नोवल वैक्सीन 21
ये विकसित की गई है। तो इच्छिक, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके चिकनगुनिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये चिकनगुनिया से संबंधित है। ये यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा के द्वारा विकसित किया गया है इसको। नेक्स्ट है सीबकथॉर्न, जिसे हम लोग जो है कि लेहबेरी के रूप में भी जानते हैं, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जब मैं आपको उत्तराखंड वाला जीआई टैग का टॉपिक पढ़ा रहा था करंट अफेयर्स में, कि उत्तराखंड एक पहला राज्य बन गया जो पूरे भारत में सबसे अधिक एक ही दिन में जीआई टैग प्राप्त करता है, टोटल 18 है। उसी के साथ लद्दाख के सीबकथॉर्न को भी दिया जाता है और ये लद्दाख से संबंधित है, जो कि प्रोटीन से बहुत भरपूर होती है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो ग्वालियर को घोषित किया गया है। और साथ ही इसके साथ एक और शहर को जो है कि घोषित किया गया था, साहित्य से संबंधित है, जो कोझिकोड के अंतर्गत आता है। क्या होता है? कोझिकोड को। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे, बात करेंगे हम अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो पॉलीथीन कचरा बैंक की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। किसमें? उत्तराखंड की स्पेशली देहरादून छावनी बोर्ड के द्वारा। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे खनिज जो क्रिटिकल यानी कि मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी उपलब्धता बहुत कम होती है। संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? तो दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि फास्फोरस हमारे पौधों की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो मैंने आपको कोलिंस भी बताया था, ऑक्सफोर्ड का भी बताया था, तो यहां पर हो जाएगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो एआई इसको कहा जा रहा है। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि तैरता हुआ सीएनजी संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। और कहां पर लगाया जा रहा है? तो आप देखोगे नमो घाट वाराणसी पर फ्लोटिंग सीएनजी विश्व में पहला ऐसा सीएनजी स्टेशन है तथा यह इसका परिचालन 2021 से शुरू कर दिया गया था। तो जो नमो घाट है, जिसका पहले नाम था खिड़किया घाट करके, आपने ऐसी एक तस्वीर देखी होगी कि भगवान भोलेनाथ की तरह जो है कि लोग ऊपर हाथ उठाए हुए मूर्ति बनी हुई है, तो उसी को कहते हैं नमो घाट। और यहाँ पे तैरता हुआ सीएनजी लगाया गया है जो है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, और पहली इस तरीके का होगा। अगला है, दुर्लभ धातुओं में से एक टेंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? यह भी करंट अफेयर्स मैंने बता रखा है आपको, ये सतलज के अंतर्गत आएगा। तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपको मेरे क्लास में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? केवल करंट अफेयर्स की क्लास देखनी होगी और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये कहाँ खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है, क्योंकि इसकी जो आकारिकी या आणविक और ध्वनिक साक्ष्य होते हैं, इनके आधार पर इन्हें म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति के रूप में जाना जा रहा है। नागालैंड में खोजी गई बदिस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है। किसकी है भाई? वो मछली की नई प्रजाति है। किसकी? मछली की है। फिर आगे देखते हैं, बोंगो सागर भारत और किसके बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो जो बोंगो सागर किया था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें सिंगापुर के साथ, तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स होते हैं। अच्छा, ओमान के साथ कौन सा होता है? जरा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मैंने आपको जितने भी भारत के साथ अन्य देशों के बीच में जो भी नौसैनिक संबंध या जो भी नौसैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, उसके बारे में साइंस वाले करंट अफेयर्स में मैंने पूरी डिटेल से बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये हो जाएगा ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं वनरेबल, इनकी संख्या सबसे अधिक कहां पर देखी गई है? तो इनकी संख्या आप देखोगे सबसे अधिक ओडिशा में। कहीं गलती से भी अंडमान निकोबार मत लगा के आ जाना दोस्तों, गलती से ही मत लगाना। ओडिशा में ही सबसे अधिक जो है कि PVTG के ग्रुप देखने को हमें मिले हैं। लगभग जो है कि इनकी संख्या अधिकतम कितनी है? 13 है। और आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जहां पे 12 देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन सा संगठन जारी करता है? यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि यूनेप की अगर मैं बात करूं तो इसने 2023 में एक रिपोर्ट भी जारी की थी, ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट न्यू हाई येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन। ठीक है, तो खैर ये इतनी लंबी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि एमिशन गैप रिपोर्ट ये जारी करता है। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसिस की खोज की गई है। जो क्या है भाई? ये क्या है? एक मशरूम है, जो हम लोग मशरूम वगैरह खाते हैं ना, तो ये काफी
फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं मशरूम, जो है कि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता है इसमें, लेकिन प्रोटीन और फाइबर बहुत अधिक होता है। तो ये एक सब्जी की प्रजाति है और इसी के रूप में इसको जाना जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ये आपका थीम है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पॉल लिंच, क्या नाम है उनका, पॉल लिंच। अगर मैं ये इंग्लिश में जो है कि इनको दिया गया था, ठीक है। और इनका एक जो है सॉन्ग पुस्तक थी जिसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग, क्या था, प्रॉफिट सॉन्ग। और बुकर पुरस्कार की एक खास बात ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑलवेज जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक ब्रिटिश पुरस्कार है और ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमेशा दिया जाता है, उपन्यास के लिए। फिर उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये इटावा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, इटावा में। अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय स्तर पे बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें जो आरओ में आया था, तो आपने पढ़ा होगा उसका ऑप्शन मखदूम, और मखदूम आपका मथुरा में स्थित है। कहाँ पे, मथुरा में। लेकिन ये भेड़ पालन या बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी स्टैब्लिशमेंट आपके इटावा में की जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना, ये किससे संबंधित है। तो ये बिजली उपभोक्ताओं की जो शिकायतें आती हैं उनसे संबंधित जो है कि ये शुरू किया गया, कि एक मुश्त समाधान योजना से संबंधित है, जिसमें क्या होता है 50 से 100% तक जो है कि छूट मिलने की बात रखी गई है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो ये आपके सहारनपुर में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि पूरे भारत का पहला ऐसा होगा। और स्पेशली इसमें क्या किया जाएगा कि 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात की जा रही है, और 6G पर जो है कि रिसर्च भी की जाएगी। तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये पहला ऐसा सेंटर होगा पूरे भारत का जो सहारनपुर में एस्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अब इसे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। हालांकि अगर मैं बात करूं कि इसका आयोजन की जो थीम थी, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इस थीम के द्वारा जो है कि इसको आयोजित किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मिथुन, जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया। हालांकि टैग की बात करूं तो इसको देता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये आपका जो मिथुन है, इसे कहां पर टैग प्राप्त हुआ, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पशु के रूप में इसे टैग दिया गया है। और इससे पहले एक हिमालयी याक को भी दिया गया था जो लद्दाख में स्पेशली माना जाता था। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है, कि हम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बन जाएंगे। तो 2027 तक इसका लक्ष्य ये घोषित किया गया है कि किसी भी हाल में हम लोग 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहां पे होगा। जो ग्रामीण खेल लीग होती है उसका उद्घाटन आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। यह भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि गुजरात में आयोजित किया गया था, और गुजरात में इसी में गुजरात सरकार ने घोल मछली, जो कि गोल्ड फिश के नाम से जानी जाती है, इसे अपनी राज्य मछली का दर्जा दिया और उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया, तो सन 2000 में अलग किया गया था। अगर मैं मंथ की बात करूं तो 9 नवंबर 2000 में अलग किया गया था। और इसी वर्ष, इसी नवंबर के महीने में ही 3-4 दिन आगे पीछे अगर आप देखोगे तो यहां पर छत्तीसगढ़ को भी अलग किया गया था और झारखंड को भी बिहार से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। और ध्यान देना कि यह नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क पार्क। क्लियर है। हीरा लाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो मैंने ये भी बताया था कि ये पहले एसटी कैटेगरी के ऐसे व्यक्ति होंगे, ये पहले एसटी कैटेगरी के ऐसे व्यक्ति होंगे जो केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं, यानी कि इनके ये अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि प्रमुख बनते हैं, चीफ बनते हैं, ठीक। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे, 36 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ये देखिए प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, सैरा मिलेगा, धुरिया मिलेगा, राई मिलेगा। ये तीनों मुख्य रूप से बुंदेलखंड में होते हैं। हालांकि कार्तिक भी होता है, पाई डंडा भी होता है, घोड़ा नृत्य भी होता है, कानरा भी होता है, बहुत सारे अलग अलग द्वीप देखने को मिलते हैं नृत्य। परंतु अगर मैं मयूर की बात करूं तो मयूर मतलब मोर, और जो कि वृंदावन ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो रास हो गया, रासलीला से मयूर हो गया, झूला कृष्ण जी झूलते थे, वहीं चरकुला नृत्य हो गया। तो ये सभी लोक नृत्य आपके कहाँ से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित। तो यहाँ पे यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जो बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है।
उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं और इसी संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई है। तो कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? दोनों ही सही हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि उच्च पुरापाषाण काल का जो बांदा क्षेत्र भी उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हो चुका है। फिर आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईसा तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है? तो ये हो जाएगा लहुरा देव। और लहुरा देव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको चावल के साक्ष्य भी देखने को मिले होंगे जो आप लोगों ने पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा किसे दी थी? गौतम बुद्ध, जो कि किससे संबंधित है? महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? याद होना चाहिए ना आपको। तो ये आपके गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो है कि धम्म की शिक्षा दी थी या पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। फिर अगली बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप देखोगे कि दहमाबाद, आमरी, कोट दीजी और मांडी। अभी मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कराए हैं घटना चक्र पूर्वालोकन के, जो कि पूरी तरीके से कराए हैं कंप्लीटली। बस 1 से 2 सब्जेक्ट बचे हुए जो भी आपके शुरू हो चुके हैं आज से ही। और इसमें एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था मांडी, एक होता है मांडा, ध्यान देना, जिसको हम लोग मांडा कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। लेकिन मांडी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मांडी ही मैंने बताया था कि ये आपके मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अगर मैं कहूँ कि और भी कुछ पुराने स्थलों की बात करें तो जैसे सहारनपुर में आपको देखने को मिलेगा हुलास देखने को मिलेगा, ठीक है, और मेरठ में आलमगीरपुर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो सारी चीजें मैंने आपको एंशिएंट पीरियड में कवर किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई है, ये कब की गई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 1950 से 52 के आसपास जो है कि इसकी खुदाई की गई थी। उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किसे माना जाता है? तो कौसाम्बी को माना जाता है। और अभी मैंने करंट में पढ़ा था कि यहाँ पे 51 फीट की जो है कि ऊंची जो प्रतिमा है वो महात्मा बुद्ध की एस्टैब्लिश की जा रही है। अब कुछ लोग यहाँ पे सारनाथ लगा देंगे, हालांकि बौद्ध धर्म का यहाँ पे ज्यादा विकास है, जैन धर्म का थोड़ा बहुत विकास है, लेकिन कौसाम्बी में बौद्ध और जैन लगभग दोनों ही लोगों का बहुत अच्छे से विकास देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, राजा अवंतीपुर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? अब अवंतीपुर की बात की जाती है, मतलब अवंतीपुत्र की बात की जा रही है, तो ये सूरसेन से संबंधित थे। कहां से? सूरसेन से, क्योंकि जो सूरसेन महाजनपद था ये यमुना दोआब क्षेत्र में था और इसकी राजधानी मुख्य रूप से मथुरा थी। और बौद्ध परंपरा के द्वारा माना जाता है कि सूरसेन राजा अवंतीपुत्र एक बौद्ध अनुयायी थे, इसलिए इसको इस तरीके से प्रश्न रखा गया है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको याद अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताया था कि पांचाल की बात करेंगे। ध्यान देना, ये पांचाली नहीं, पांचाल इसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो अहिच्छत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा महाजनपद के रूप में, ठीक है। तो पांचाल या अहिच्छत्र। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त था इसने सबसे पहले हुणों को पराजित किया था और इसकी जानकारी हमें इसके भीतरी स्तंभ लेख से मिलती। किससे मिलती? भीतरी स्तंभ लेख। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें ये कहां पर स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और आपके गाजीपुर जिले में स्थित है। बनारस से मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर यह मिलता है और यहां पर पता चलता है कि हुणों को स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन है? तो भाई 1504 में आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, किसने अकबराबाद के नाम से जाना था? मतलब कौन सी लोकेशन को अकबराबाद के नाम से आप जानते हो? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर आपका आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा, क्योंकि आगरा शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हो गया था और तब उसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था, जहां पे आपके अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, इनके अंतर्गत इसको राजधानी के रूप में डेवलप किया गया और बहुत ही इसका विकास किया गया। अब बाद में क्या होता है, शाहजहां जब आता है तो ये शाहजहानाबाद में जो है कि स्थानांतरित करते थे अपनी राजधानी को। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर एक मेला लगता है, तो ये मेला किस नाम से जाना जाता है? देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है और ये स्पेशली कहां पे लगेगा? तो ये बाराबंकी में लगता है, ठीक है, बाराबंकी जो कि लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है, वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो अकबर ने बादलगढ़ नाम के किले पे जो है कि अपनी राजधानी बनाई थी और इसको जो है कि केंद्रीय महत्व दिया गया था। ये स्पेशली आगरा में स्थित है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें,
यहाँ पे कुछ धार्मिक शिक्षक हैं और उनके क्षेत्र की बात की जा रही है कि कौन कहाँ कहाँ पे काम किया या किस क्षेत्र में ज्यादा उनकी प्रमुखता थी। जैसे लाल देद की बात करेंगे तो ये कश्मीर से संबंधित है। लाल शाहबाज कलंदर की बात करें तो ये सिंध से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जी की बात करें तो ये दिल्ली से संबंधित है। और रामानंद की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 1479 ईस्वी तक बस्ती और इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहते थे, यानी कि लगभग 1479 की बात की जा रही है। तो बस प्रश्न को घुमा दिया गया है। ये जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत रहते थे। किसके अंतर्गत? जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत ही ये सभी के सभी क्षेत्र रहते थे, क्योंकि गोंडा, बस्ती, बहराइच ये सभी क्षेत्र उसी समय उनके अंतर्गत रहते थे। खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ पे? खलील उर रहमान का मकबरा मगहर में। कहाँ पे? मगहर में। अगला प्रश्न है, जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ, यानी कि जयचंद ने कौन सा आखिरी युद्ध लड़ा था? अगर आपको पता होगा तो चंदावर का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1194 में लड़ा था और ये मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया था इसके विरुद्ध। तो इसी समय जो है कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है और ये फिर खत्म हो जाता है इसका वंश। फिर आगे देखते हैं, गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गाजीपुर के इतिहास की अगर हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमनिया शहर का विकास किया। गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया था। मतलब गाजीपुर जो राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया था। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला, ध्यान देना, सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाई थी? अब देखोगे यूपी स्पेशल में बेटा वो वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते एक जो एकदम रट्टा मार के आप जाते रहते हो। अब लेवल बढ़ गया तो यूपी पीसीएस में भी आप देखोगे, अभी आपने आरओ के एग्जाम्स में देखा होगा। सोचिए तुलसीदास के बारे में प्रश्न देखिए कैसा पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं नए लेवल के ट्रेंडिंग में। अब वो पुराने पैटर्न के प्रश्नों से आपको हटना पड़ेगा और यही खासियत है दृष्टि टेस्ट पेपर की। तो ये हो जाएगा आपका राजा संसार चंद्र द्वितीय। राजा संसार चंद्र द्वितीय ने हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र में सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाई थी। और हमीरपुर कहां पड़ता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व दिया? भाई उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां पे? तो रायबरेली में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह, जहां पे प्रसिद्ध व्यक्तित्व एक थे राणा बेनी माधव सिंह, इसी क्षेत्र से संबंधित थे और उन्होंने जो है कि यहाँ पे नमक आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था? तो असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो गंगा प्रसाद वर्मा जी भी जुड़े थे, एपी सेन भी जुड़े थे, राय राजेश्वर बाली भी जुड़े थे और जगत नारायण जी भी जुड़े थे। तो लगभग सभी लोग यहाँ पे जितने ऑप्शन में दिए हुए ये सभी लोग 1 2 3 4 ये सभी लोग आपको असहयोग आंदोलन में देखने को मिलते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विभूतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर ध्यान देना कि पूछता क्या है, सही नहीं पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। अब जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सदस्य नहीं थे, ध्यान देना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य नहीं थे, तो ये बात जो है कि सही है बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई थी। यह भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके द्वारा 1875 में स्टैब्लिश किया गया और आगे चल के 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। तो मुख्य रूप से ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ है, न कि 1857। तो डिजिट को बदल दिया गया, 57 को 75 लिखना था, तो बी गलत है। चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया था, क्योंकि जब 1925 के काकोरी डकैती ये बच निकले थे तो 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में ये भगत सिंह के साथ मिलते हैं और भगत सिंह की विचारधारा जो सोशलिस्ट थी इसको शामिल किया गया एचआरए के अंतर्गत। तो ये नया नाम बनता है एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है और इस आधार पे ए और बी दोनों ही आपके गलत है, यानी कि सही नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अधिवेशन है कि कहां कहां पे इन्होंने अध्यक्षता को संभाला था। तो जरा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं रोमेश चंद्र या रमेश चंद्र दत्त, जिसको हम लोग कहते हैं आरसी दत्त, जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आर्थिक इतिहास लिखा था भारत का, तो रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1899 में। कब की गई थी इनके द्वारा? 1899
1909 में की गई थी। फिर विलियम वेडरबर्न की बात करेंगे तो विलियम वेडरबर्न ने इलाहाबाद में एक अध्यक्षता की थी 1910 में। सरोजनी नायडू जो कि फेमस है, पहली भारतीय महिला रहेंगी, 1925 कानपुर में करेंगी ये। और जेबी कृपलानी जी जो कि आजादी के समय मेरठ में 1946 के आसपास जो है कि अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस तरीके से मैंने सारे स्टेटमेंट आपको मिला दिए। नासिरुद्दीन हैदर के बारे में अगर हम बात करें कि कौन सा कथन सही है, वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। तारा वाली कोठी की स्थापना 1832 में उसके द्वारा की गई थी क्या, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप देखो कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और इसकी स्थापना जो इन्होंने की थी, जो तारावाली कोठी की, ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। तो 1 और 2 दोनों ही स्थित, यानी कि सही हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन हो रहा था 1886 में, तो यहां से 5 सदस्य शामिल हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से 1934 में होती है। कब होती है दोस्तों, 1934 में की जाती है। और उस समय पूछा जा रहा है कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो आप देखोगे राम मनोहर लोहिया जी उस संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं वहां पर। अगला प्रश्न यहां पर आएगा, निम्नलिखित में से कौन हिंदी प्रचार समाचार पत्र प्रताप की अगर हम बात करें, हिंदी समाचार पत्र जो पत्र है प्रताप का प्रकाशक था, तो इसका जो प्रकाशक था वो कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कि हिंदी समाचार पत्र जो प्रताप था, इसके प्रकाशक जो थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगर मैं हसरत मोहानी जी के बारे में बात करूं, तो इन्होंने सबसे पहले 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का एक प्रसिद्ध नारा दिया, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप देखोगे कांग्रेस के सदस्य भी थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आगे चलते हैं अगर हम अगले क्वेश्चन पे, तो लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नो टैक्स अभियान चलाया गया है। नो टैक्स अभियान यानी ये टैक्स से रिलेटेड है, और जो कि द्वितीय किसान आंदोलन के दौरान चलाया गया था कि हम कर नहीं देंगे अंग्रेज सरकारों को 1931 में। और ये शुरू किया गया था आपके इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के केंद्र से सम्मिलित है। अब जैसे झांसी, इलाहाबाद, मथुरा, कानपुर, तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन ब्रिटिश कमांडर सैनिक था जो यहाँ पे दमन कर रहा था। तो अगर मैं झांसी की बात करूंगा तो जनरल ह्यूरोस थे यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कर्नल नील थे, यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मथुरा की बात करूंगा तो यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि मथुरा में भी जो है कि आप देखो यह भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि कर्नल नील जो है कि मथुरा में नहीं थे। कर्नल नील मुख्य रूप से आपके इलाहाबाद और कालपी वाले क्षेत्र में थे, अर्थात कानपुर वाले क्षेत्रों में थे। और अगर हम बात करें इलाहाबाद में, तो वहां पे भी कर्नल नील थे और कानपुर वाले में भी थे। और अगर मैं बात करूं कानपुर, ये जो डी ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल भी आते हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये चारों ही स्टेटमेंट गलत है, कोई भी क्लियर नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, इधर लिख लो या इधर पढ़ लो कि झांसी में आपके जनरल ह्यूरोस साहब थे। और अगर इलाहाबाद की बात करूं तो यहाँ पे मौलवी लियाकत अली जो है कि नेतृत्व करता थे, लेकिन यहाँ पे कर्नल नील ने दबाया था इस आंदोलन को। मथुरा की अगर मैं बात करूं तो कॉलिन कैंपबेल या जनरल हैवलॉक थे। और कानपुर की बात करूंगा तो यहाँ पे भी कॉलिन कैंपबेल थे। तो इसलिए ये आप इस तरीके से मिलान कर सकते हो। अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1918 ईस्वी में, जिसमें आपकी गौरी शंकर मिश्र जी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। आपको बताते चलो कि 1936 में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती जो कि लखनऊ में होती, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा के नेतृत्व में। लेकिन वो आपकी ये वाली होती है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। अब यहाँ पर एक अवध किसान सभा की बात की जा रही है, ये आपके उत्तर प्रदेश किसान सभा का ही एक अपडेटेड वर्जन था 1920 में, जो बाबा रामचंद्र जी के द्वारा लाया गया था। और एका आंदोलन भी आपके अवध क्षेत्र से संबंधित है, यानी यूपी से, जो कि मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका क्रम क्या 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन नहीं, बी नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 1 2 3
4। फिर अगला, बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित कर दिया गया था? भाई मथुरा का जो राजा घोषित किया गया था वो देवी सिंह को किया गया था, और मथुरा से 1857 की क्रांति में देवी सिंह ने ही अपना जो है कि रोल प्ले किया। अगर कदम सिंह की बात करूंगा तो कदम सिंह आपके मेरठ से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये मेरठ से थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व दिया था यहां से। फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, देवबंद आंदोलन के बारे में बात करेंगे, कौन सा कथन सही है? तो इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी। देवबंद के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये बात तो सही है। मौलाना शिबली नोमानी और अल्ताफ हुसैन द्वारा इस आंदोलन के संस्थापक माना जाता है क्या? तो आपको ये बताना है कि कौन इसके संस्थापक होंगे, बल्कि मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, ये दो लोग जो है कि मदरसों के नाम से जाने वाले इस्लामी शिक्षा केंद्र के रूप में से शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षा पर बल देते थे। तो यहाँ पे नोमानी नहीं है, बल्कि कौन है? मोहम्मद कासिम ननौतवी साहब और रशीद अहमद गंगोई, इन्होंने शुरू किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला ही केवल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? यहाँ पे नेतृत्वकर्ता पूछा जा रहा है, न कि आपको दमनकर्ता नहीं बताना, बल्कि नेतृत्वकर्ता बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो वाराणसी से आप देखोगे कि मोहम्मद या मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद और वाराणसी दोनों से संबंधित थे, और यहाँ पर कर्नल ओनील के द्वारा यहाँ पर दमन किया जाता। कुंवर सिंह की बात करेंगे तो बिहार से संबंधित थे, या यूं कहूं कि जो जिनका दमन विलियम टेलर के द्वारा किया गया। देवी सिंह की बात अभी हमने करी, मथुरा से संबंधित थे, और कदम सिंह की बात की अभी हमने मेरठ से संबंधित थे। तो ये सब यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे सुमेलित करना है, जैसे ये स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे शासक हैं जिनके द्वारा निर्मित कराया गया, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा? दौलत खाना। अगर मैं बात करूं दौलत खाने की, तो ये क्या है दोस्तों? दौलत खाना, अगर हम बात करें दौलत खाने की तो ये संबंधित हो जाएगा आपका आसफ उद्दौला से। और आसफ उद्दौला ने इसका निर्माण कहाँ कराया? अवध के क्षेत्र में कराया था, जहां पे इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, इन सब का निर्माण कराया था। वहीं पे जो है कि दौलत खाना का भी निर्माण कराया, और बिबियापुर कोठी का भी इन्होंने निर्माण कराया था। फिर विलायती बाग की अगर हम बात करेंगे, जो कि किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? विलायती बाग आपका गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा स्टैब्लिश कराया गया था। कहाँ पे किया गया था ये दोस्तों? तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको कहाँ पे बनवाया गया था, तो मुख्य रूप से ये मोती महल परिसर के ही अंतर्गत बनवाया गया था। फिर इसके बाद आती है कैसर बाग। कैसर बाग रोडवेज स्टेशन भी है, मतलब बस अड्डा भी है लखनऊ का, और ये वाजिद अली शाह से संबंधित है। फिर छोटा इमामबाड़ा की बात करेंगे तो ये मोहम्मद अली शाह। अब आसफ उद्दौला ने जो इमामबाड़ा बनवाया था वो मुख्य माना जाता है। छोटा इमामबाड़ा बस एक कॉपी थी, जिसे हम हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं, और इसको मोहम्मद अली शाह ने निर्मित कराया था। फिर नेक्स्ट है, कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? भाई कौसाम्बी की अगर हम बात करें तो ये किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत प्रसिद्ध स्थल रह चुका है, ये वत्स की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। और अगर मैं बात करूं काशी, तो काशी स्वयं अपने वाराणसी या काशी महाजनपद की ही राजधानी थी। अंग किसकी राजधानी थी? और कुरु किसकी राजधानी थी? ये दोनों ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स में पढ़ाया आपको शॉर्ट नोट्स में। तो जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा वीडियो कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई है? और यह प्रश्न अभी आया था आरओ एग्जाम्स में, ब्रज के क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई है? ब्रज के क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 108 तेल के दीपक वाले एक बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को लेकर जो है कि महिलाएं इस पे नृत्य करती हैं। कौन नृत्य करता है? महिलाएं करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया था? अगर जब पुत्र का जन्म होता है तो उस समय बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया था, तो उसे हम ख्याल नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्याल नृत्य की बात करते हैं। रासलीला नृत्य कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये आपके ब्रज या मथुरा वाला जो क्षेत्र है वृंदावन, वहां पर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है? स्वांग लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। ये तीनों ही जगह एक तरीके से नाट्य शैली है जिसमें नकल शामिल होती है। जैसे हम किसी का गीत या संवाद भी करते हैं, नकल वगैरह करते हैं, इस तरीके से होती है। तो इसलिए इसका 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर पे। अब यहाँ पे कुछ लोक नृत्य है और यहाँ पे क्षेत्र है, तो इनसे मिलान करना है आपको। तो जरा मिलान कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखोगे पूर्वांचल में आपका चौरसिया नृत्य होता है। अगर मैं अवध की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कलाबाजी होती है। ब्रज क्षेत्र की बात करूंगा तो झूला की मैंने बात की थी, ब्रज क्षेत्र में झूला हो जाएगा। और बुंदेलखंड में क्या हो जाएगा? दीवारी पाई डंडा के रूप में मैंने आपको बताया था। तो इस आधार पर आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना कहा जाता है? पूरब घराना पूछा जा रहा है, तो ये स्पेशली लखनऊ घराने को ही हम पूरब घराना जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरब घराने के नाम से जानते हैं। और जहां पे वाजिद अली शाह जी संगीत और कला के प्रेमी थे और इनके समय में स्वर्ण युग माना जाता था इसको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद प्रिया नामक बंदिश का विकास किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो याद रखना कि बिंदादीन जो महाराज हैं ये कथक से संबंधित है, लखनऊ घराने से भी संबंधित है, और इन्होंने ठुमरी गायन जिसका मुख्य रूप से विकास गिरजा देवी के द्वारा किया गया था बनारस से, इसको इसमें मिक्स करते हुए इन्होंने नृत्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे पूछा रहा आगरा से संबंधित नहीं, तो देखिए नत्थन खान भी थे, दिनकर काकिनी भी थे और फयाज खान थे। फयाज खान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इनको बार बार पूछा जाता है, ये आगरा घराने से संबंधित है। लेकिन अगर मैं बात करूं पंडित गणपत राव की, अगर हम बात करें पंडित गणपत राव, तो ये आपके आगरा घराने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 79, उत्तर प्रदेश के लोक गीतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है, शीत ऋतु पूछी जा रही है। और इसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो अगर मैं आपको कहूं तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कजरी जो है कि सामान्यतः सावन में गाई जाती है, जिसमें जुलाई अगस्त का महीना होता है, मई जून जुलाई का, यानी कि कह सकते हैं आप वर्षा ऋतु में गाई जाती है, न कि ठंडियों के मौसम में। तो इसलिए इसको बरसात के मौसम में महिलाएं गाती हैं और इसलिए इसको गलत मान लिया गया। और इसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये बात सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उन दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हो चुकी है? तो इसको बताइए क्या कहा था? तो सामान्यतः पूर्वांचल में इसको बिरहा के नाम से जाना जाता है, बिरहा। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि किसी पत्नी का जो पति है वो आर्मी में चला गया, देश सेवा में चला गया, कहीं विदेश चला गया, ऐसे में पत्नी जो है कि विरह के रूप में है, दुख प्रकट कर रही है, अपनी मनोदशा बता रही कि अब हम कैसे अपने पति के बिना रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ मेलों के नाम है और स्थान की बात होती है। तो जैसे गोविंद साहब का जो मेला है ये अंबेडकर नगर में लगता है। ददरी मेला की बात करेंगे तो ये बलिया में लगता है। श्रावण झूला मेला की बात करूंगा मैं तो ये अयोध्या में लगता है। ध्रुपद मेले की बात करूंगा तो वाराणसी में लगता है। लेकिन दो मेले और याद रख लो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए लोहंडी मेला आपका एमजेपी यानी मिर्जापुर में लगता है, मुन्ना भैया के क्षेत्र में। और अगर कभी आपसे कालिंजर मेला पूछ लिया जाए, कालिंजर मेला, क्योंकि कालिंजर किले को फतह करने के चक्कर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और ये बांदा से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिर आगे देखते हैं, कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। हालांकि आगरा में बटेश्वर मेला भी आयोजित किया जाता है, जो पशुओं को खरीदने और बेचने समय था, बहुत बड़ा मेला माना जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण कुंभ मेला महामहोत्सव प्रत्येक कितने वर्ष बाद प्रयागराज में लगता है? तो देखो सामान्यतः 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा प्रयागराज में ही लगेगा, क्योंकि 4 जगह जो है कि महाकुंभ लगता है ना। ठीक है, 4 जगह महाकुंभ लगता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो होता है वो प्रयागराज के साथ उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में भी लगता है। अगला प्रश्न है, कवि संत रविदास जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसको देखोगे, वह भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। उनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बातों में तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तुलसीदास, रविदास, कबीर, इन सभी के जो कुछ अच्छे वक्तव्य थे, अच्छी बातें थी, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें शामिल किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिण भारतीय नहीं थे, बल्कि उत्तर भारत के। इनका जन्म ही वाराणसी में हुआ था और ये उत्तर भारत के थे, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के रहस्यवादी कवि संत माने जाते हैं, दक्षिण भारत के नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे लेखक है और उनकी कुछ कविताओं के बारे में है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही फेमस एक पद्मावत है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा है, महादेवी वर्मा की रश्मि रथी है, लेकिन धर्मवीर भारती की भारत भारती नहीं है। ठीक है, अगर भारत भारती की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैथिली शरण गुप्त की देखने को मिलेगी। जबकि धर्मवीर भारती की मैं बात करूं तो सबसे फेमस एक है गुनाहों का देवता। आपने पढ़ी होगी गुनाहों का देवता, जब आप 12th वगैरह में रहेंगे तो पढ़ी होगी। कर्म भूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म वाराणसी में लमही नाम के स्थान पर हुआ था। प्रमुख कृतियों में आपके गोदान, कर्म भूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह आपने कहानी पढ़ी होगी कक्षा 5 में जो है कि, या कक्षा 6 में पढ़ी होगी, जो अपनी माता के लिए, अपनी दादी के लिए चूल्हे
पे रोटी बनाते समय जब हाथ जल जाते तो चिमटा लेकर आता है। ये कहानी जरूर हर बच्चे ने शुरू होगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में उर्दू को एस्टैब्लिश किया गया और 1979 में उर्दू हमारे राज्य की दूसरी जो है कि आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई थी। फिर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भाषा से संबंधित जितने भी संस्थान हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, भोजपुरी भाषा हो, कितने भी प्रकार के, ये सभी के सभी संस्थान आपके लखनऊ में ही होंगे। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। तो देश की अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है, मतलब कि दूसरे नंबर पे है जो भारत की जीडीपी में योगदान दे रहा है। लगभग 9.2% का इसने योगदान दिया है। ठीक है, 9.2% का योगदान दिया है। पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित हुई हैं? तो 118 जो है कि चीनी मिल संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट के कितनी हो गई है? तो ये लगातार जो है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और 2.6% केवल अब बेरोजगारी दर रह चुकी है। तो 2017-18 में जहां पे योगी सरकार आने से पहले जो पहले की गवर्नमेंट थी उसमें 6.4% बेरोजगारी थी, लेकिन अब 2022-23 में घट के कितनी हो गई? 2.6% पे आ गई। मतलब 100 में से केवल 2.5 या 3 बच्चे ही हैं जो रोजगार से बाहर हैं। नेक्स्ट है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें आप देखोगे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नहीं, ये तो सही है, 2022 के हिसाब से दूसरा था, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बता दूं क्योंकि अभी 2023 की अक्टूबर या सितंबर में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जो मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था, और इसमें यूपी हमारा प्रथम स्थान पे आ चुका है दूध के उत्पादन में, और सेकंड स्थान पे अगर मैं बात करूं तो आपका होगा राजस्थान। क्या होगा सेकंड स्थान पे? राजस्थान होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी थी? तो महिला श्रम शक्ति भागीदारी की बात करें तो 32.10% थी। कितनी थी? 32.10% थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है जहां पे चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है? तो मैनपुरी में नहीं होता है, जबकि देवरिया, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर में थोड़ी बहुत यहाँ पे तराई क्षेत्रों में चाय की खेती देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ अफीम से संबंधित, तो अफीम आप देखोगे कि बाराबंकी में एक सबसे बड़ा प्रोडक्शन का केंद्र है, और साथ ही साथ यहीं पर एकमात्र जो है कि उत्तर प्रदेश में आपको गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया? ये भी आरओ एग्जाम्स में आया था। तो यहां पर ध्यान देना कि 9 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। कितना? 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 में। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस नीति का लक्ष्य है कि 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है, और यह केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ऑपरेटरों को राज्य में प्रतिष्ठान स्थापित करने का अवसर देगा। तो क्या ऐसी बात सही हो सकती? तो मैं कहूंगा नहीं, ये केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ही थोड़े, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी जो कंपनियां वो भी स्टैब्लिश करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। आते हैं अगले, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करते हुए कितने इंक्यूबेटर स्टैब्लिश करने हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो लगभग जो है कि इसका 100 का टारगेट लिया गया। कितने? 100 जो है कि इंक्यूबेटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसमें 1.5 लाख लगभग जो है कि स्वरोजगार जो है कि क्रिएट होंगे और 50,000 डायरेक्ट नौकरी भी मिलेंगी। मेजा थर्मल पावर स्टेशन, पहले या दूसरे प्रश्न में मैंने इसका मिलान किया था, ये प्रयागराज के अंतर्गत आएगा, इसको मिर्जापुर मत लगा देना। ये प्रयागराज और मिर्जापुर के बॉर्डर पे है, लेकिन स्पेशली इसको प्रयागराज में ही माना जाता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह सही है। वर्ष 2000 में यह एशिया का पहला ISO 14001 प्रमाणित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया था। तो हम कहेंगे कि दोनों ही बातें यहाँ पे सही, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश की गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना कब की गई? तो ध्यान देना, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से
कौन सा जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुशीनगर अभी इसमें शामिल नहीं है, जबकि पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर ये सभी इसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। साथ में इसमें पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है, लखीमपुर भी है, बलरामपुर भी है। नेक्स्ट आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यूपी में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कुछ संस्थान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं। जैसे केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मेरठ और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। अब यहाँ पर देखो कि प्रश्न में क्या गलती हो रही है। अब अगर आप गौर से देखोगे कि इसमें कोई गलती देखने को मिली क्या आपको, तो मैं कहूंगा कि अब देखते हैं। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है दोस्तों, केवल तीसरा स्टेटमेंट ही गलत है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये आपका मेरठ में नहीं है, बल्कि कहाँ पे मिलेगा आपको केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान? ये आपको मिलेगा लखनऊ में। बाकी आपका केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी झांसी में, भारतीय चारागाह अनुसंधान भी वहीं पे है, बरेली में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और मेरठ की बात करोगे तो केंद्रीय मवेशी जो अनुसंधान संस्थान है वो एस्टैब्लिश है यहाँ पे। फिर अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र है। फिर यहाँ पर इसी को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अधिदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करने के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास करना या इसमें सुधार करना चाह रहा है। तो हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है, पहला गलत है। क्योंकि पहला इसलिए गलत हो गया दोस्तों क्योंकि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम कर रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नहीं कर रहा है, केवल अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ये काम करता है। अगला प्रश्न है आपका 106, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कब स्टैब्लिश किया गया? इसका इस बार ईयर पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे 1952 में। अगर मैं कहूं कि अनुसंधान की जगह एक दूसरा शब्द आ जाता कि भारतीय गन्ना प्रजनन मतलब कि प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग जनों के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सी चलाई जा रही है? तो यहाँ पर आप देखोगे SSPY पोर्टल, क्या चलाया जा रहा है? SSPY पोर्टल चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो इसमें क्या होता है कि एकीकृत पेंशन दी जाती है जिसमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों को एक साथ जो है कि दे दिया जाता है। अगर मैं आपूर्ति की बात करूंगा तो आपूर्ति, अगर आप एक प्लेटफॉर्म देखोगे पोर्टल, तो इस पे आपको उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न रिपोर्ट देखने को मिलती है ग्रामीण प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है 108 में, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खाते की नकल करना, जिलावार ग्राम सूची, सभी ग्रामों का विवरण, मिट्टी के प्रकार के बारे में विवरण। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही बातें आपको उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पे मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ्स, ठीक है, और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो चिकित्सा सेतु, आरोग्य सेतु नहीं, क्योंकि इसको तो भारत सरकार ने जारी किया, बल्कि हमारे इसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सेतु लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी प्रारंभ की गई थी, तो 2004 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपको बताना यूनियन टेरिटरीज पूछ रहा है या आपको केवल राज्य पूछ रहा है? तो राज्य में 8 होंगे, और अगर इसमें लिखता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे करके लिखता है तो आपको एक इसमें और ऐड करना था दिल्ली को, फिर ये 9 हो जाता। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। सरसई नावर झील, जो कि एक तरीके से आर्द्रभूमि भी है रामसर साइड, तो सरसई नावर झील आपसे पूछ रहा है कहां पर है? ये इटावा में स्थित है। गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, गाजियाबाद पे कभी फोकस ही नहीं किया होगा लोगों ने। हिंडन नदी के तट पर है ये गाजियाबाद, और इसका उद्गम जो होता है हिंडन नदी का सहारनपुर से होता है। देवदरी जलप्रपात किस जिले में है?
ये तो चंदौली में है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस नदी पर है भाई, तो गंगा पर हो जाएगा और क्या। जब चंदौली में आप देखोगे तो गंगा ही तो है वहां पर, सॉरी गंगा नहीं, सॉरी सॉरी, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में ही आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? मथुरा में जो है कि कम वर्षा होती है, लेकिन और भी स्टेटमेंट दिए क्योंकि कूट की तरह से पूछा जा रहा है। तो जितने भी वेस्ट यूपी के हिस्से, स्पेशली गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, जबकि गोरखपुर वगैरह क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है। क्या है? राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है। किसकी है? उत्तर प्रदेश और एमपी की एक ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ललितपुर जिले में ये स्पेशली बेतवा नदी पर तैयार किया जा रहा राजघाट या राजघाट बांध के क्षेत्र में। सेखा झील की बात करें तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके अलीगढ़ से संबंधित है सेखा झील। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है भाई, थोड़ा सा पाया जाता है लेकिन क्रेडिट तो मिलेगा। जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला कब रखी गई? हालांकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन 25 नवंबर 2021 को गाजियाबाद में रखी गई थी। जेवर हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, जलोढ़ और कौप उत्तर प्रदेश में किसके स्थानीय नाम है? तो जलोढ़ मृदा के ही या स्थानीय नाम के रूप में जाना जाता है, जिसको जलोढ़ भी कहते हैं, कौप भी कह देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें खादर की तो कछारी, दोमट, मटियार, ये सब इसके अन्य नाम हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे अब झील है और यहाँ पे जिला है, तो इनको मिलान करना है जरा। अगर मैं कहूँ देवरिया ताल, तो देवरिया ताल आपके हो जाएंगे कन्नौज में। अलवारा झील की अगर बात करें तो कौशाम्बी में। बरुआ सागर की बात करेंगे तो झांसी में। अब फुलहर झील की बात करेंगे पीलीभीत में, क्योंकि फुलहर झील से ही दोस्तों गोमती नदी निकलती है, जो गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पर्वतों से न निकल के स्थलों से निकलती है, यानी कि अंतरदेशी जो है कि अंतरराज्यीय आप इसे कह सकते हो। तो ये मिलान हो गया। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दैनिक वार्षिक उच्च तापमान सीमा प्रदान करती है। यानी जो यूपी की जो आपकी अक्षांशीय स्थिति है उस पर पता चलता है कि ज्यादा तापमान प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा के आसपास होने की वजह से उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी जो है कि गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मध्यम श्रेणी की नहीं है, बहुत ही गर्म वाली जलवायु, एक तरफ की जलवायु है। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी हो बहुत गर्मी हो, ये आपको कोस्टल रीजन पे देखने को मिलेगा, बहुत ठंडी और बहुत गर्मी ना होके एवरेज होना। लेकिन उत्तर प्रदेश में या तो बहुत ठंडी मिलेगी या तो बहुत गर्मी मिलेगी। वन्य जीव अभ्यारण्य है और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जा रही है कि वो किस समय इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 1977 में इस्टेब्लिश है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1976, कहीं कहीं ये 1975 भी देखने को मिलता है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 1979 और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1986। हालांकि भारत मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो है वो चंद्रप्रभा के नाम से चंदौली वाला है, जो कि 1952 में वन्यजीव अभ्यारण्य स्टैब्लिश हुआ था। यूपी का सबसे पहला और सबसे पुराना है। फिर आगे देखते हैं, जटायु संरक्षण केंद्र किस जिले में स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये महाराजगंज में स्टैब्लिश किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और इसकी स्थापना बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जटायु को बचाने के लिए। सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? तो 2017 में इसको शुरू किया गया था, सौर ऊर्जा नीति के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी जिले की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मेरठ। अब यहाँ सॉरी मेरठ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सहारनपुर, ठीक है। ये मैंने यूपी स्पेशल पढ़ा है कि सबसे उत्तरी अगर हम जिले की बात करेंगे तो हो जाएगा सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिले की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बलिया। और सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करेंगे तो शामली हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर ईस्ट वाले पॉइंट को छोड़ दे तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये तीनों ही एस से शुरू होते हैं। एस से सहारनपुर, सोनभद्र और शामली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर हमें विचार करना है और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखोगे तो प्रयागराज हो जाएगा सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आता है, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आएगा, चौथे नंबर पे आजमगढ़ आएगा, पांचवें नंबर पे लखनऊ आएगा। तो इस आधार पे आपका 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा।
इसका 1 2 3 4 नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कूट ही नहीं दिया हुआ है। इसमें अगर इस ऑप्शन के अनुसार चलूंगा तो चौथा आएगा पहले, फिर उसके बाद थर्ड आएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा, और फिर सबसे लास्ट में आपका फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले की बात करें अगर हम, तो सबसे कम जो लिंगानुपात देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको कहाँ पे, शामली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कितना है सबसे कम लिंगानुपात, 802 है। ठीक, क्लियर है ये बात। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 130 पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र तो भाई आपके सोनभद्र में ही पाया जाता है। सोनभद्र के बाद अगर दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका लखीमपुर खीरी आ जाएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो मिर्जापुर होगा, चौथे पे पीलीभीत, पांचवें पे चित्रकूट। यानी कि सोनभद्र आपका पहले पे आएगा। ठीक है, कौन से नंबर पे आएगा? सोनभद्र आपका पहले पर आ जाएगा, खीरी दूसरे पर, तीसरे पर मिर्जापुर, चौथे पर पीलीभीत और पांचवें पे आपका चित्रकूट आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे कम होते हुए, जबकि सबसे अधिक सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन था, भूमि सुधार निगम, उसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो उसको किया गया था 1978। तो ये रहा आपका ए ऑप्शन 1978। अगला, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? तो यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे शुरू किया गया था, और इसको भी 1998 में जो है कि यूपी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहां पे HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है, कौन सी जगह से है? जहां पे हजीरापुर वाली जो है, यानी कि जो आप देखोगे हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, तो असल में देखोगे तो हजीरा हो जाता है आपका गुजरात में, विजयपुर जो होता है वो आपका होता है MP में, और जगदीशपुर जो होता है वो आपके अमेठी उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखोगे इस तरीके से जगदीशपुर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? तो मिर्जापुर के पास से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? मिर्जापुर के पास से, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर की बात करें, राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया था, किस कारण से शुरू किया गया था या उसका क्या उद्देश्य था? तो भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, यह हिमालय की तलहटी में एक दलदली भूमि क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर है, और तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। तो इस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में होगा? तो ये तराई वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तराई क्षेत्र कहलाएगा। अगला पॉइंट है, गोमती नदी के संदर्भ में इसकी उत्पत्ति पीलीभीत में एक फुलहर झील है वहां से हुई है, बिल्कुल सही। और यह नदी सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों को आधा काट देती है, यानी कि क्या उस पर ये बसे हुए हैं शहर? तो हम कहेंगे बिल्कुल। हालांकि लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, और गाजीपुर भी, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन गाजीपुर भी थोड़ा बहुत हिस्सा जो है कि गोमती नहर पे, गोमती नदी पर बसा हुआ है। सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? अभी हाल ही में जो है कि ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में बना हुआ था, तो आदित्य बिरला समूह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। कीठम झील की बात करेंगे तो कीठम झील को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था आपके 1991 में। और ये कहां पर देखने को मिलेगा कीठम झील? तो ये आपको आगरा में देखने को मिलेगी, और ये एक रामसर साइट भी घोषित की जा चुकी है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा? तो प्रयागराज से हल्दिया तक है, जिसको नेशनल वाटरवेज नंबर 1, वाटरवेज मतलब होता है जैसे हम लोग नेशनल हाईवे पढ़ते हैं जो रोड पे होते हैं, और वाटरवेज मतलब जो जल से संबंधित जो होते हैं। नेक्स्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में हमें पढ़ना है कि यह लखनऊ जिले के चांदसराय गांव से शुरू होती है और गाजीपुर के हैदरिया गांव में समाप्त होती है, और यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे माना जाता है। तो इसका बिल्कुल जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहला बिना पिन नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही हो जाएगा एक्सिस बैंक। इसमें कोई पिन कार्ड या पिन नंबर नहीं लगेगा, इस तरीके का इन्होंने लॉन्च किया। जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, कौन सी जल विद्युत परियोजनाओं किन नदी पर स्थित है? तो अगर हम ओबरा की बात करें तो ओबरा आपके रिहंद नदी पर स्थित है। माता टीला की बात करें तो ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है। अहरौरा की बात करेंगे जो मिर्जापुर में, ये गराई नदी पर स्थित है। मेजा की बात करेंगे तो बेलन नदी पर स्थित है, और यही वो बेलन नदी घाटी आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, जिसमें संदव सभ्यता पाषाण कालीन में आपको प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में घड़ियाल संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ में जो है कि घड़ियाल। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले महाराजगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र भी
स्टैब्लिश हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बरुआ सागर झील, और ये मुख्य रूप से कहां पर स्थित है, ये झांसी में स्थित है। अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की बात करूंगा तो ये आपको सोनभद्र में देखने को मिल जाएगी। गंगा जल परियोजना किसके सहयोग से शुरू की जा रही है, तो ये जापान के सहयोग से शुरू की जा रही है। और यहां पर अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्टैब्लिश है, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, और ये बहुत ही सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। फिर यहाँ पे यश भारती पुरस्कार के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है क्या। वहीं इसके प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र, शॉल, 20 लाख रुपए और 25,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। तो देखो, न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि अगर आप देखोगे यश भारती जो पुरस्कार है ये 1994 में स्थापित किया गया, तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इसी का नाम बदलकर अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें 11 लाख रुपए दिए थे, 20 लाख रुपए नहीं, और पेंशन के रूप में यानी कि पेंशन के तौर पे 50,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं, न कि 25,000। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। और यहाँ पर अब हम लोग अपना लास्ट प्रश्न करेंगे, क्या है कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष। तो देखो, उत्तर प्रदेश जो ललित कला अकादमी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और स्पेशली अगर हम देखें इसे तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, ललित कला अकादमी। और इस तरीके से हमारा टेस्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दृष्टि के साथ साथ ध्येय आईएएस के भी जो यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके भी ऑलरेडी 4 से 5 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, जिसको निशु मैम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रही हैं। और बाकी आपको करंट अफेयर्स, घटना चक्र, बहुत सारी सी सेट वगैरह, ये सभी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।